हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में इतिहास का महाकुंभ सीरीज में अपन आज 5वीं क्लास पर चर्चा करने वाले हैं और इसका टॉपिक चल रहा है अपने राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण। और इस एकीकरण की जो अपन ने पहले क्लास से पढ़ ली है उसका 5 मिनट अपन रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए मेरे साथ। प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने बात की थी कि 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव कौन थे? वीपी मेनन। और वीपी मेनन का पूरा नाम क्या था? राव बहादुर वापल्ला पेंगुनी मेनन। और ये इस रियासती विभाग में सबसे पहले मिलने वाली जो रियासत थी वो बीकानेर थी और बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। 7 अगस्त 1947 को इन्होंने अपनी रियासत का विलय जो है भारतीय संघ में किया था। लेकिन अपन ने यहाँ पर यह भी समझा था प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने यहाँ पर यह भी समझा था कि उस समय देसी रियासतें 562 थी और नरेंद्र मंडल जो कि देसी राजाओं का एक संगठन था, जो कि 1919 के अधिनियम के तहत बनाया गया था देसी रियासतों को मिलाकर, देसी राजाओं को मिलाकर। और इसका 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल का सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में सम्मेलन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि रियासती विभाग ने देसी रियासतों के समक्ष 3 बातें रखी थी कि वो या तो अपना विलय भारतीय संघ में कर ले, या अपना विलय पाकिस्तान संघ में कर ले, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। इसीलिए देसी राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, नरेंद्र मंडल सम्मेलन, दिल्ली के अंदर 25 जुलाई 1947 को, जिसकी अध्यक्षता माउंटबेटन करते हैं। और इसमें ये 2 प्रपत्र जारी करते हैं। एक करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी मिलाप पत्र या ज्वाइनिंग लेटर, और दूसरा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मिलाप पत्र का अर्थ ये था कि जो देसी रियासतें हैं वो इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में अपना विलय कर सकती है और अपने आधिपत्य को केंद्र सरकार को सौंप सकती है, ठीक है। जबकि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का अर्थ ये था कि देसी रियासतें यथास्थिति में बनी रह सकती है, ठीक है। इसके बाद में अपन ने बात की थी कि अपने राजस्थान में जो 19 रियासतें थी उनके सामने भी ये समस्या थी कि वो अपना विलय किस में करें। तो इसमें कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहा या फिर पाकिस्तान में मिलना चाहा, लेकिन या कुछ अलग से संघ बनाना चाहा। तो ऐसी रियासतों में अपन ने सबसे पहले बात की कि मारवाड़ रियासत थी। और मारवाड़ जोधपुर रियासत के हनुमंत सिंह जो पाकिस्तान में अपना विलय करवाना चाहते थे, और इस पाकिस्तान में विलय करवाने के लिए और मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए इन्होंने भोपाल एमपी के नवाब हमीदुल्ला से भी मुलाकात की थी, ठीक है। और वीपी मेनन और माउंटबेटन और सरदार पटेल के प्रयासों से मारवाड़ रियासत को राजस्थान में क्या कर लिया गया था? विलय कर लिया गया था, ठीक है। इसके बाद में अपन ने बात की थी कल कि उदयपुर मेवाड़ रियासत जो थी वहाँ के महाराणा थे भूपाल सिंह, और ये मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को मिलाकर एक मेवाड़ यूनियन या राजस्थान संघ बनाना चाहते थे। और इसके लिए इन्होंने उदयपुर में एक सम्मेलन भी आयोजित किया था और जिसमें राजस्थान की सभी रियासतों को आमंत्रित किया था, ठीक है। और इस मेवाड़ यूनियन या राजस्थान संघ के लिए जो है केवल राजस्थान की 3 रियासतों ने समर्थन नहीं दिया था। एक तो जयपुर थी, एक जोधपुर, एक बीकानेर। क्यों नहीं दिया? इसके पीछे रीजन क्या था? तो इसके पीछे रीजन ये था प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये तीनों रियासतें उदयपुर रियासत के समकक्ष थी और यहाँ के राजा समकक्ष थे, इसीलिए ये उदयपुर रियासत के अधीन रहकर कार्य नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। आगे बात की थी अपन ने डूंगरपुर रियासत के शासक थे लक्ष्मण सिंह, और ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ बनाना चाहते थे जिसका नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? वागड़ संघ, ठीक है। और ये भी यह सफल रहा। जबकि भरतपुर और धौलपुर 2 जाट रियासतें थी और ये भाषा के आधार पर यूपी से लगता हुआ इनका क्षेत्र था, तो भाषा के आधार पर ये यूपी में मिलना चाहती थी। लेकिन भारत सरकार के रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन के प्रयासों से एक जनता की राय जानने के लिए एक शंकर राव समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। और इस शंकर राव समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन? शंकर राय, आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल। और इन तीनों समिति
इन तीनों सदस्यों वाली समिति ने, शंकरराव समिति ने जनता की राय जानी और जनता की राय जानने के बाद में रिपोर्ट सौंपी, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो है भरतपुर और धौलपुर की जनता है वो राजस्थान में अपना विलय करवाना चाहती है, इसीलिए इसका राजस्थान में क्या कर लिया गया था, विलय कर लिया गया था। आगे अपन ने बात की थी कोटा रियासत पर, और इसमें बात की थी अपन ने कि भीम सिंह यहाँ के शासक थे और ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां इन चारों को मिलाकर एक संघ बनाना चाहते थे, जिसका नाम क्या था, हाड़ौती संघ। लेकिन अंततः ये भी क्या रहा था, असफल रहा था। और लास्ट अपन ने बात की थी प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर अपना राजस्थान का एकीकरण अपन ने शुरुआत कर दी थी, और इसमें बताया था मैंने आपको कि 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, और इसमें कितना समय लगा, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का। तो यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था, यहाँ से अपन आज आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक बार आप क्लास को सब्सक्राइब कर, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और क्लास को लाइक कर देवें प्यारे विद्यार्थियों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। अपन ने बात की थी अभी कि एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ, और इस एकीकरण में कुल कितना समय लगा था, तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, ठीक है ना। तो ये 7 चरण कौन कौन से थे, पहले अपन इनको एक बार शॉर्ट रूप में देखेंगे, फिर इन पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, अपन एक एक बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो चरण कितने हैं एकीकरण के? 7। सबसे पहले अपन चरण पर ही बात करते हैं। चरण कितने हैं एकीकरण के? 7 चरण। चरण कितने प्यारे विद्यार्थियों? 7। 1 2 3 4 5 6 7 चरण कितने हो गए प्यारे विद्यार्थियों? 7। दूसरा अपन ले लेते हैं कि कब कब इनका जो है विलय हुआ था, क्या सन था उसका, तो अपन ले लेते हैं सन। देखो पहले चरण का जो सन था वो था 18 मार्च 1948। दूसरे चरण का था 25 मार्च 1948। तीसरे का था 18 अप्रैल 1948। चौथे का था 30 मार्च 1949। पांचवे का था 15 मई 1949। छठे का था 26 जनवरी 1950। और सातवें का था 1 नवंबर 1956। तो प्यारे विद्यार्थियों 1 नवंबर 1956 को अपना राजस्थान क्या हो गया था, एकीकरण का क्या हो गया था, संपूर्ण हो गया था, पूर्ण आ गया था, अपने पूर्ण रूप में आ गया था। लेकिन शुरू कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। लेकिन आपको राजस्थान विधानसभा की ऑफिशियल साइट पे इसकी तारीख आपको 17 मार्च मिल सकती है, तो वो भी सही है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा के द्वारा ये गजट में 17 मार्च को ही ये बात तय कर दी गई थी। लेकिन इसका बना कब था, उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च को, इसीलिए 18 मार्च को यहाँ से माना जाता है, ठीक है। तो 18 मार्च 1949 को एकीकरण की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो अब अपन एक एक इसको पढ़ते जाएंगे। पहले आपको मैं समझा दूं, आपके सामने में मैंने इतने सारे सन लिखे हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि ये कैसे याद किए जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, कैसे याद कर सकते हैं, एक बार आप बोर्ड पे देखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले अपन सन याद करेंगे। सबसे पहले आपको सन याद रखने हैं। देखो एकीकरण के कुल चरण कितने हैं? 7। इसे अपन 3 टुकड़ों में बांटेंगे। कितने टुकड़ों में बांटेंगे? 3। कैसे, समझो। पहले चरण में अपन 48 को लेते हैं, 48, यानी एकीकरण के 7 चरणों में से प्रथम जो 3 चरण है उसके सन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? 1948। उसके बाद में अपन चलते हैं चौथे और पांचवें पर, दूसरा चरण अपना, और इसमें क्या सन है आपका? तो 48 के बाद में क्या आता है? गुण 50। तो गुण 50, यानी एकीकरण के कितने चरण पूरे कर लिए अपन ने? 5। प्रथम 3 चरणों में कितने सन है? 1948। और फिर बाद के 2 चरणों में कितने सन है? 1949। और फिर आते हैं अपन गुण 50 के बाद में क्या आता है? 50। तो छठे चरण में क्या याद रखना आपको? 50। और इसके चरण कौन सा है? ये छठा। और 50 में कितने मिलाने हैं? 6। अब 50 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 56। तो कितना चरण हो गया? 1956। तो इस प्रकार से अपने सन क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। यानी वापस बता रहा हूं मैं आपको, एकीकरण के प्रथम 3 चरणों में आपको 1948 याद रखना है,
फिर आपको 1949 याद रखना है 2 चरणों में, एक 50 याद रखना है। 50 वाला चरण कौन सा चरण था? छठा। 50 में कितने जोड़े? 6 तो कितने हो गए? 1956 हो गया। तो इस प्रकार से 7 चरणों के सन अपने क्या हो गए? कंप्लीट। पर अपन तारीख कैसे याद रखें? तारीख को भी देख लेते हैं। चलो पहले चरण की तारीख कितनी थी प्यारे विद्यार्थियों? 18 मार्च। कितनी थी? 18 मार्च। और एकीकरण कितने चरणों में वो अपन ने बात की? 7 चरणों में। तो 18 में 7 जोड़े तो कितने हो गए? 25, और 25 से 7 घटाए तो कितने हो गए? 18। इसका मतलब एकीकरण के प्रथम चरण, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में आपको 7 का रेशो रखना है। 7 का रेशो क्यों रखोगे? क्योंकि एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। तो 1948 के सन जितने भी 3 सन है, प्रथम 3 सन है, उनमें आप 7 का रेशो रखोगे तो आपको तारीख याद हो जाएगी। ठीक है। फिर चलते हैं अपन चौथे चरण पे। चौथे चरण में देखो आप कितनी तारीख है? 30 तारीख। और 30 के आधे कितने होते हैं? 15। तो चौथे चरण की तारीख कितनी है? 30। और पांचवें चरण की तारीख कितनी है? 15। तो यानी 48 वाले में तो आपको 7 का रेशो रखना है, और चौथे और पांचवें में यानी 49 वाले में आपको 15 का रेशो रखना है, यानी 30 से आधे कर लेने हैं 15। समझ में आ गया? ठीक है। आगे चलते हैं अपन। 26 जनवरी 1950 याद रहता है, क्योंकि 26 जनवरी को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी दिन अपना संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है। और लास्ट है आपके 1 नवंबर 1956। तो इस प्रकार से अपन सन को इजी वे याद कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं रियासतों की ओर। तो रियासतें कौन कौन सी थी प्यारे विद्यार्थियों? उनको भी देख लेते हैं अपन। रियासतें पहले चरण में 4 रियासतें आकर मिली थी, जिनका नाम था ABCD। यानी आपको अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षर याद रखने प्यारे विद्यार्थियों, कि पहले चरण में कितने वर्णमाला के कितने अक्षर है? 4। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने, कौन कौन से? ABCD। यानी प्रथम चरण में क्या आई? ABCD आई। अब ABCD आई तो इसका अर्थ क्या है? A का मतलब अलवर है, B का मतलब भरतपुर है, C का मतलब करौली, और D का मतलब क्या है? धौलपुर है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं वापस पुनः आपको बता रहा हूं कि इन एक एक चरण का अपन आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे, वहां पर मैं आपको विस्तार रूप बता दूंगा इनका। केवल एक शॉर्ट चार्ट बन रहा है आपके सामने, जिससे कि आप 5 मिनट में इस पूरी एकीकरण को रिकॉल कर सकते हो। ठीक है। ये इसीलिए मैं आपको ये इंडेक्स बनवा रहा हूं। तो पहले चरण में क्या आई? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। दूसरे चरण में क्या आई? दूसरे चरण में आप एक ट्रिक याद रख सकते हो। कौन सी ट्रिक? मैं लिख देता हूं यहां पर। बाबू, झाड़ू, को परसाटो। यानी प्यारे विद्यार्थियों, कुल कितनी रियासतें हो गई? बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, पै से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टौ से टोंक। कुल कितनी रियासतें? 9 रियासतें। एकीकरण के प्रथम चरण में 4 रियासतें मिलती है, और दूसरे चरण में कितनी रियासतें मिलती है? 9 रियासतें। एक बार पुनः बता रहा हूं मैं। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, पै से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, टो से टोंक। कितनी रियासतें होगी प्यारे विद्यार्थियों अपने पास? तो 9 रियासतें हो गई। तो एकीकरण के प्रथम चरण में 4 रियासतें, और एकीकरण के द्वितीय चरण में कितनी रियासतें मिली थी? 9 रियासतें मिली थी। फिर चलते हैं अपन तीसरे चरण में। तीसरे चरण में देखो आप, तीसरे चरण में, दूसरे चरण में एक रियासत का विलय किया गया था तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1949 को, और इसका नाम था उदयपुर। इसका नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर। ठीक है। यानी प्रश्न कितनी बार पूछा गया है कि मेवाड़ रियासत या उदयपुर का राजस्थान के एकीकरण में कब विलय किया गया था? तो 18 मार्च 1949 को। और चरण कौन सा था? ये तीसरा। अब देखो इसके बाद में चौथे चरण पे चलते हैं अपन, और चरण कौन सा है? चौथा। और चौथे चरण में 4 रियासतें मिलाई गई थी। कितनी रियासतें? 4। कौन कौन सी? देखो, जय, जे, जे, बी। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, जय 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 बजरंगबली। यानी बजरंगबली की जय कितनी बार बोलनी है आपको? 3 बार। यानी 3 जय। यानी पहले जय का अर्थ क्या है? जयपुर, दूसरे का जोधपुर, तीसरे का जैसलमेर, और बी से बीकानेर। यानी 4 रियासतें चौथे चरण। चरण कौन सा? चौथा।
और रियासतें कितनी, 4, ठीक है। तो यहां पर 4 रियासतें मिल जाती है। फिर आगे चलते हैं अपन 5वें चरण में। तो 5वें चरण देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप देखें बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए आप देखो रियासती चरण कौन सा है, चौथा, और चौथे चरण में रियासतें कितनी प्यारे विद्यार्थियों, 4, कितनी है, 4, इधर मैं लिख देता हूं 4 रियासतें, कितनी है, 4 रियासतें। और 4 रियासतों में पहला चरण मिला, यानी चरण कौन सा, पहला। तो 4 में कौन सा मिलाना अपने को, पहला मिलाना है। ये 4 में मैं पहला मिला रहा हूं, ये 4 में मैं 1 को मिला रहा हूं। अब 4 में 1 मिला तो कितना बन गया प्यारे विद्यार्थियों, 5वां। कौन सा बन गया, 5वां। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आप इस बात को समझें कि पहले चरण जिसका नाम अपन आगे देंगे मत्स्य संघ, ठीक है। इस मत्स्य संघ का विलय शंकरराव समिति की सिफारिश पर चौथे चरण में हुआ था, यानी 15 मई 1949 को 5वें चरण में हुआ था, जिससे एक नया वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान की क्या होती है, स्थापना। तो कैसे होती है अपन बात करेंगे। वहां प्रार्थी, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। प्यारे विद्यार्थियों आगे देखते हैं अपन। देखो चौथे चरण में पहला चरण मिला जिसका नाम क्या था, मत्स्य संघ। और इस मत्स्य संघ को शंकरराव समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, वृहद राजस्थान में मिलाया गया। वृहद राजस्थान किस चरण का नाम था, चौथे चरण का। लेकिन कब मिलाया गया, 15 मई 1949 को, जिससे कौन सा चरण बना था अपने, तो 5वां चरण बना और इसका नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। तो प्रश्न कभी कभी ये भी आ जाता है, भाई अपने को पता है कि मत्स्य संघ का विलय 15 मई 1949 को 5वें चरण में हुआ, लेकिन प्रश्न ये आ जाता है कि मत्स्य संघ का विलय किसमें किया गया। ऑप्शन में आता है वृहद राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान संघ, ऑप्शन सी संयुक्त वृहद राजस्थान और ऑप्शन डी पुनर्गठित राजस्थान। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, वृहद राजस्थान। जबकि इसके मिलने से चरण कौन सा बना था, संयुक्त वृहद राजस्थान। इसको और आगे मैं समझा दूंगा जब मैं नाम लिखवाऊंगा आपको। तो 5वां चरण बना। फिर 26 जनवरी 1950 को एक रियासत मिलाई गई थी और इस रियासत का नाम था प्यारे विद्यार्थियों सिरोही। क्या नाम था, सिरोही। पर यह सिरोही रियासत को आबू, देलवाड़ा, माउंट आबू को छोड़कर मिलाया गया था, ठीक है। तो केवल सिरोही मिलाई गई थी। और 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया कि 7वें चरण में एक तो मिलाया गया था देलवाड़ा को, इसको देलवाड़ा माउंट आबू को। और इसके अलावा एक एमपी का एक क्षेत्र पड़ता है सुनेल टप्पा को मिलाया गया। और अपने राजस्थान का एक भाग था सिरोंज भाग, ठीक है, उसे किसको दिया गया था प्यारे विद्यार्थियों, एमपी को दिया गया था। तो वो अपन विस्तृत चरण में पढ़ेंगे, तब वहां पर बात कर लेंगे अपन। और इसे किस समिति की सिफारिश में मिलाया गया, कैसे क्या हुआ, सब अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956 को सिरोही का जो छूटा हुआ भाग था देलवाड़ा माउंट आबू, इसे भी क्या किया गया था, मिला लिया गया। और एमपी का सुनील टप्पा भी मिलाया गया और सिरोंज भाग किसे दे दिया गया, एमपी को दे दिया गया। तो इस प्रकार से ये रियासतों का अपने राजस्थान के एकीकरण में क्या हुआ था, विलय हुआ था। पर यहां पर अब अपने को ठिकाने भी देखने थे। भाई राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो यहां पर जो 3 ठिकाने थे उनका विलय कैसे हुआ, तो उनको भी अपन देख लेते हैं। तो निमराना ठिकाने का तो विलय किसमें हुआ था, यहां पर देख लेते हैं अपन। ये निमराना, यानी प्रथम चरण में कौन सा ठिकाना मिलाया गया था, निमराना। दूसरा एक लावा टोक पड़ता था और एक कुशलगढ़ बांसवाड़ा पड़ता था, ठीक है। तो कुशलगढ़ को किसमें मिलाया गया, तो कुशलगढ़ को यहां पर द्वितीय चरण में मिलाया गया था, कुशलगढ़ को, ठीक है। कुशलगढ़ को किसमें मिलाया गया, द्वितीय चरण में। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों लावा जो ठिकाना था, उस लावा ठिकाना को द्वितीय चरण में नहीं मिलाया गया, उसे अलग से एकीकरण के किसी चरण में नहीं मिलाकर 19 जुलाई 1948 को अलग से मिलाया गया। क्यों मिलाया गया, इस पर अपन आगे चर्चा करेंगे जब मैं एकीकरण का विस्तार पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 ठिकानों का विलय हो गया और लावा ठिकाने का जुलाई 1948 में अलग से क्या हुआ था, विलय हुआ था, किसी चरण में विलय न होकर। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट राजधानियों की। किसकी राजधानियां क्या थी, तो इसकी राजधानियों की बात करें, राजधानी
पहले की राजधानी थी अलवर, दूसरे की राजधानी थी कोटा, तीसरे की राजधानी थी आपके उदयपुर और चौथे की राजधानी थी आपके जयपुर। तो अब तक राजस्थान की राजधानियां कितनी बनी है? 4। पहली अलवर, दूसरी कोटा, तीसरी उदयपुर और चौथी जयपुर। जयपुर को पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी बनाया जाता है, इसी राजधानी बना दिया जाता है और इसके बाद में अब तक कोई राजधानी नहीं बनी है। तो अभी हाल ही में सीईटी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कौन सी थी, ठीक है। तो अपन इस तरफ से देखें तो अपन उदयपुर मान सकते हैं, लेकिन जयपुर का ही पहले नाम क्या पड़ता था? आमेर कहते थे जयपुर को, तो आमेर को भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो अलवर कितनी राजधानी रही अभी? 4। अलवर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, यानी प्रथम राजधानी कौन सी थी? अलवर, दूसरी कौन सी थी? कोटा, तीसरी कौन सी थी? उदयपुर और चौथी कौन सी थी? जयपुर, और आज की भी कौन सी है? जयपुर। तो राजधानियां कितनी है? 4। आगे चलते हैं अपन। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके उद्घाटन की। तो उद्घाटन कहां होता है? पहले चरण का उद्घाटन हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, मैं इधर ले लेता हूं थोड़ा इसे। पहले चरण का उद्घाटन कहां पर हुआ था? तो लोहागढ़ में, और लोहागढ़ कहां पड़ता है? भरतपुर में। दूसरे चरण का उद्घाटन कहां हुआ था? तो कोटा में, और तीसरे चरण का उद्घाटन कहां हुआ था? उदयपुर में, और चौथे चरण का उद्घाटन हुआ था सिटी पैलेस जयपुर में। सिटी पैलेस राजस्थान में एक तो उदयपुर में भी है, एक जयपुर में भी है। तो जयपुर के चौथे चरण का जो 30 मार्च 1949 को उद्घाटन हुआ था, वो सिटी पैलेस जयपुर के अंदर ही जो है इस चरण का उद्घाटन हुआ था। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उन पर भी बात कर लेते हैं अपन। उद्घाटनकर्ता तो उद्घाटनकर्ता पहले के उद्घाटनकर्ता कौन थे? एन.वी. गॉडगिल। पूरा नाम था नरहरि विष्णु गॉडगिल। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, गॉडगिल चाचा पटेल। यानी इस प्रकार से चारों चरणों के आप उद्घाटनकर्ता याद रख सकते हो, गॉडगिल चाचा पटेल। गॉडगिल का पूरा नाम था नरहरि विष्णु गॉडगिल। दूसरे चरण का भी इन्होंने ही उद्घाटन किया था। तीसरे का चाचा किसे कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू को। और पटेल किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इन 4 चरणों का उद्घाटन किसने किया, कहां पर हुआ, ये अपन ने बात कर ली। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन इसके पीएम की, यानी प्रधानमंत्री किसे रखा गया था? तो पीएम पहले के पीएम थे कुमावत, ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक से, कुमावत। दूसरे के अस्सावा, तीसरे के वर्मा, और चौथे के शास्त्री। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, कुमावत, अस्सावा, वर्मा, शास्त्री। यानी पहले चरण के जो उद्घाटन पीएम बनाए गए थे, प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, उनका नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? शोभाराम कुमावत। दूसरे के गोकुललाल अस्सावा, ठीक है। और गोकुललाल अस्सावा देवली के निवासी थे, देवली जो है टोंक के निवासी थे, और इन्होंने अपनी शाहपुरा रियासत से संविधान सभा में भी जो है शाहपुरा रियासत से भाग लिया था। तो शाहपुरा रियासत से भाग लेने वाले गोकुललाल अस्सावा थे संविधान सभा में, ठीक है ना। संविधान सभा में अपन ने बात की थी पहले जब अपन ने ऑफलाइन में पढ़ा था पॉलिटिकल, तब अपन ने बात की थी कि संविधान सभा में भाग लेने वाले कुल सदस्य कितने थे? तो कुल 15 सदस्य थे, ठीक है ना। मूलतः राजस्थान के कितने थे? तो 12 थे। तो गोकुललाल अस्सावा ने शाहपुरा रियासत से भाग लिया था, और ये एकीकरण के दूसरे चरण के पीएम भी बनाए गए थे, ठीक है। और तीसरे चरण में वर्मा यानी माणिक्यलाल वर्मा पीएम बने थे, और चौथे चरण के बने थे हीरालाल शास्त्री, ठीक है। और हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम भी थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने पीएम पढ़े, ठीक है। इसके बाद में अपन नाम पढ़ लेते हैं। इसके नाम क्या रखे गए थे? लास्ट नाम। पहले चरण का नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? मत्स्य संघ। दूसरे का था पूर्व राजस्थान,
पूर्व राजस्थान, या इसे ही कहते हैं अपन राजस्थान संघ। तीसरे का क्या था? तीसरे का था आपके संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। चौथे का था वृहद राजस्थान। और पांचवे, पहले का हो गया, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का हो गया। पांचवे का था आपके, इधर ले लेता हूं मैं, इस पांचवे का नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। और छठे चरण का नाम था राजस्थान। और सातवें चरण का नाम था पुनः गठित राजस्थान। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपने कुछ बात नोटिस की होगी कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग एक तो दूसरे चरण में हुआ था सर्वप्रथम, लेकिन इस समय इसे राजस्थान नाम की मान्यता मिल गई थी क्या? तो नहीं मिली थी। राजस्थान को राजस्थान नाम की मान्यता कब मिली प्यारे विद्यार्थियों? तो 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू हुआ और एकीकरण का जो छठा चरण था 26 जनवरी 1950, इसी समय राजस्थान को राजस्थान नाम की क्या मिलती है? मान्यता मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने इस क्लास में आपको एक शॉर्ट चार्ट बनाकर एकीकरण की पूरी प्रक्रिया समझाई, ठीक है ना। ये प्री बीएसटीसी और आदि जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनके लिए बढ़िया अच्छा सफिशिएंट है, लेकिन अपन रीट थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और एलडीसी, पटवार आदि को ध्यान में रखते हुए जो है ये क्लासें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अपन इसको एक एक चरण को विस्तृत रूप पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। पर प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दबा के शेयर कीजिए, ठीक है। और आपके स्क्रीन पे जो नए बैचों के लिए रजिस्ट्रेशन के जो ऐड आ रहे हैं, इस कॉल पर, इस नंबरों पर आप अपना व्हाट्सएप पे मैसेज भेजकर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं नेक्स्ट बैचों के लिए, ऑफलाइन बैच के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में अपन एक एक चरण पर चर्चा करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।